नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और वक्त हो गया है राजधर्म का। राम मंदिर में करोड़ों सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ किसने किया? राम मंदिर में भक्तों के दान को कितने लोगों ने मिलकर लूटा? चंदा चोरों का हिसाब आखिर कब होगा? एसआईटी जांच कहां तक पहुंची है? चढ़ावे का पैसे की निगरानी कैसे हुआ करती थी? पैसों की गिनती का पूरा सिस्टम क्या है? आज आपको इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी में बताऊंगी। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बात सीएम योगी के अयोध्या दौरे की कर लेते हैं। राम मंदिर में चंदा चोरी की एसआईटी जांच इस वक्त फुल स्पीड में चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या दौरे पर हैं। उन्होंने रामायण वैक्स म्यूजियम का उद्घाटन किया है। साथ ही अयोध्या नगर निगम की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। थोड़ी देर में वो राम मंदिर पे पहुंचेंगे और रामलला की पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रभु श्री राम की जन्मस्थली में चंदा चोरी के बाद सीएम योगी का आज ये पहला दौरा है। मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी पहुंच चुके हैं। वहां पर उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए हैं। राम मंदिर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामद्रोहियों पर भी करारा प्रहार किया। चंदा चोरी पर सीएम योगी ने क्लियर कट ये मैसेज दे दिया है कि अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, सबका हिसाब किया जाएगा। और इसके लिए मुख्यमंत्री ने राम भक्तों से 15 दिन का इंतजार करने के लिए कहा है। साथ ही अपील भी की है कि अयोध्या को बदनाम करने वाले और राम भक्तों पर गोली चलाने वालों के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। देखो तो इनका दोहरे चरित्र को। कहती राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं। बहनों और भाइयों, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें, अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है, कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। ये लोग क्या हमें बताएंगे जो लोग राम भक्तों को अपमानित करते थे और जो प्रदेश के कुख्यात माफियाओं के कब्र पे जाकर के फातिया पढ़ते थे, ये लोग आज राम भक्ति का उपदेश हमें देने चले हैं। हम इन लोगों के बहकावे में ना आए, मेरी आप सबसे ये अपील है। और देखिए, इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी आपको दिखा दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर पहुंचे, उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की, रामलला के दर्शन किए। योगी आदित्यनाथ का ये दौरा अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब से चंदा चोरी की बात सामने आई है उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पहला दौरा है। इससे पहले वो हनुमानगढ़ी पहुंचे, वहां भगवान हनुमान के दर्शन किए और इसके बाद अब राम मंदिर में योगी आदित्यनाथ ने दर्शन पूजन किए हैं, रामलला का आशीर्वाद लिया है। लेकिन इस बीच देखिए, बड़ी बात यह है कि योगी के कार्यक्रम से इस बार चंपत राय को दूर रखा गया है। हालांकि इससे पहले जो तस्वीरें आती रही हैं उसमें हर बार हमने देखा कि जब भी रामलला के दर्शन के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचते थे तो चंपत राय जो है वो नजर आते थे, लेकिन इस बार उनकी मौजूदगी नजर नहीं आ रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पवन नारा हमारे साथ जुड़ गए। पवन, योगी आदित्यनाथ का ये पहला दौरा जब से चंदा चोरी की खबरें सामने आई हैं उसके बाद
बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ पहली बार पहुंचे हैं। इससे पहले जब भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यहां राम मंदिर में दर्शन के लिए आए तो चंपत राय उनकी अगवानी करते हुए नजर आए, लेकिन अब की बार चंपत राय को उनकी अगवानी करने से दूर रखा गया है। ट्रस्ट के प्रतिनिधि के तौर पर किसी और का नाम सुझाने के लिए कहा गया था, तो आज अभी यहां थोड़ी देर पहले वो हनुमानगढ़ी के दर्शन करके निकले हैं और अभी राम मंदिर की तस्वीरें आपके सामने होंगी। वहां पर भी चंपत राय आपको नहीं दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ ने यहां आने से पहले आज के भाषण में स्पष्ट कर दिया कि जो जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी की जांच दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। इतना ही नहीं, विपक्षों को भी आड़े हाथों लिया, कहा कि जो राम के अस्तित्व को नकारते थे अब यहां चंदा चोरी के बात पर यहां कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। उनको विरोधियों को चेताया और राम भक्तों को समझाया कि 500 साल मंदिर के इंतजार किया, 15 दिन जांच के लिए इंतजार कर लीजिए, सभी दोषियों को सजा मिलेगी, बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, तस्वीरें अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चंपत राय जो है हर बार अगवानी करते नजर आते थे, लेकिन इस बार नजर नहीं आ रहे हैं। पवन, अपने आप में ये एक बड़ी मैसेजिंग यहाँ पर करने की कोशिश हो रही है। एक तरफ एसआईटी की जांच चल रही है, एसआईटी की जांच का आज 5वां दिन, और इधर योगी आदित्यनाथ का ये दौरा। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ के दौरे पर अगर चंपत राय साथ नजर आते तो सवाल उठते कि जिस चंपत राय ने एसआईटी जांच की मांग करते हुए स्टेट गवर्नमेंट को खत लिखा है, वही चंपत राय और जिस एसआईटी के मुखिया या कहें कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, तो वो बहुत से सवालों को जन्म देता, इसीलिए उन्हें दूर रखा गया है। संकेत साफ है कि पहले एसआईटी जांच करे, तथ्य सामने आए, उसके बाद कौन दोषी है कौन नहीं है, किसको क्लीन चिट है और किसको सजा है, वो स्पष्ट हो जाए। तब तक उचित दूरी बनाए रखी जानी चाहिए, यह संदेश स्पष्ट दिया गया है। ना सिर्फ एसआईटी अपनी जांच पूर्ण करे, बल्कि यह संदेश भी हो कि एसआईटी बिना किसी दबाव या प्रभाव के काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, जिनको लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे थे, आज जब उनकी मौजूदगी वहां पर नहीं है तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा करता है कि आखिर उनकी मौजूदगी वहां पर क्यों नहीं है, इससे क्या मैसेजिंग करने की कोशिश हो रही है। तो जाहिर तौर पर जो जांच इस वक्त चल रही है वो प्रभावित ना हो, इसमें जो भी दोषी हो उनको सजा मिले, ये भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है। पवन, लौटूंगे आपके पास। देखिए, योगी आदित्यनाथ साफ कर चुके हैं कि 15 दिन का आपको इंतजार करना है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राम मंदिर में लूट करने वालों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। राम मंदिर में आज 5वें दिन भी एसआईटी की जांच फुल स्पीड में चल रही है। लगातार एसआईटी की तरफ से इस पूरे मामले में अलग अलग लोगों से पूछताछ हो रही है ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर ये पूरा सिस्टम किस तरीके से चल रहा था। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने हीरे जड़ित हार और चरण पादुका को लेकर भी पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान हीरा जड़ित हार और चरण पादुका को लेकर गोलमोल जवाब एसआईटी को लोग दे रहे हैं। जांच टीम में राम मंदिर के पुजारी से हार और चरण पादुका के बारे में जब पूछा तो पुजारी ने बताया है कि हार और चरण पादुका भगवान को पहनाने के बाद टीनू यादव को वापस कर दिया गया था। उधर टीनू यादव ने यह बताया है कि उसने हार और चरण पादुका आभूषण रखने वाले कृष्णदेव तिवारी उर्फ केडी तिवारी को दे दिए थे, लेकिन केडी तिवारी कह रहे हैं कि हार और चरण पादुका उसे नहीं मिला है। केडी तिवारी ने यह बताया है कि उसने ना तो सोने की ईंट पाई है और ना ही उसे इससे रिलेटेड कोई भी रसीद मिली है। यानी कि अब तक जो पूछताछ हुई है उसमें कोई भी तस्वीर साफ होती नजर नहीं आ रही है। एसआईटी राम मंदिर दान चोरी को लेकर लगातार जांच कर रही है। आज की अपडेट यह है, हमें सूत्रों से पता चला है कि एसआईटी ने एक हार और एक चरण पादुका को लेकर पूछताछ की है। एक हार और एक चरण पादुका प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित किए गए। पुजारी को बुलाकर जब पूछा गया कि वो चरण पादुका और हार जो प्रभु श्री राम को चढ़ाया गया था वो कहाँ है, तो पुजारी की तरफ से कहा गया कि वो उन्होंने टिन्नू यादव को दे दिया। जब टिन्नू यादव से इस हार और चरण पादुका के बारे में पूछा गया तो टिन्नू यादव ने कहा कि आभूषण के प्रभारी केडी तिवारी को वो हार और चरण पादुका गलाने के लिए सौंप दी गई, लेकिन केडी तिवारी का कहना है कि उन्हें इस तरह का कोई हार या चरण पादुका की ना तो रसीद प्रस्तुत कर पाए, ना उसके गलाने के कोई सबूत दे पाए।
यानी कुल मिलाकर जो दान पात्र में या फिर सीधे चढ़ाने के तौर पर पुजारी को आभूषण अर्पित किए जाते थे, उनको टिन्नू यादव ही रिसीव करता था। लेकिन केडी तिवारी, जिनके पास आभूषण का रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी है, वहां से बहुत सारे रिकॉर्ड नहीं मिले हैं। ऐसे में केडी तिवारी और टिन्नू यादव को आमने सामने बैठकर भी सवाल जवाब किए गए हैं। अब जांच का दायरा सिर्फ गिनती करने वाले कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस परिसर में व्यवस्था में लगे वो लोग जो इस सारी व्यवस्थाओं के बीच कड़ी का काम करते हैं, उनसे भी पूछताछ कर रही है। और बड़े स्तर पर क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता था, उसको लेकर जांच हो रही है। बयान लिए जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और बैंक डिटेल्स की भी जानकारी ली जा रही है। एक सवाल यह भी आया कि अगर कोई भक्त चढ़ाता है तो उसके वजन की, आभूषण के वजन और क्वालिटी की वेरिफिकेशन के लिए क्या कोई प्रोसेस है या नहीं, उसको लेकर भी अभी स्पष्टीकरण मांगा है। यानी एसआईटी सिर्फ कैश चोरी नहीं, पूरे दान के मिलने वाले सामान के प्रोसेस को ऑडिट कर रही है कि कहां प्रोसेस था, कहां लूप था, कहां लूप होल था। और इसी तरह ये एसआईटी अब विस्तृत प्रोसीजर्स को जांच के दायरे में ला चुकी है। तो देखिए, राम मंदिर में चंदा चोरी की एसआईटी जांच हो रही है। राम भक्तों के चढ़ावे की कितनी रकम गायब हो गई, चढ़ावे के कितने आभूषणों की चोरी हुई, इसका खुलासा जल्द ही होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये चोरी हुई कैसे। श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा कह चुके हैं कि निगरानी में कमी हुई है, दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन ठीक से नहीं किए गए और इसलिए चंदा की निगरानी कैसे होती थी, चंदे के पैसों की गिनती का तरीका क्या था, वो अब मैं आपको बताने जा रही हूं। दरअसल राम मंदिर में रोजाना 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आते थे, रामलला के दर्शन करते हैं। उनके लिए अलग अलग जगहों पर कुल 35 दान पत्र रखे हुए हैं, जिसमें वो पैसे, आभूषण चढ़ाया करते हैं। आम दिनों में रोजाना करीब 8 लाख से 10 लाख रुपए का चढ़ावा आता है, जबकि रामनवमी या खास त्योहारों पर यह 50 लाख से 60 लाख तक पहुंच जाता है। इन चढ़ावों की गिनती राम मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर बने तीर्थयात्री सुविधा केंद्र के बेसमेंट में होती है। इनकी गिनती हर दिन 2 शिफ्ट में हुआ करती है। पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होती है और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक चलती है। हर शिफ्ट में 20 कर्मचारी चंदा की गिनती करते हैं और उसका पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। अब मैं आपको चंदा गिनती के सिस्टम की निगरानी के बारे में बताती हूँ। राम मंदिर में चढ़ावे में कितना पैसा आया, कितने आभूषण आए, ये सब की निगरानी की जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा की है। जहां पर पैसों की गिनती होती है वहीं पर उनका ऑफिस भी है, जहां वो बैठते हैं। उनके नीचे सुभाष श्रीवास्तव हैं, जो एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी हैं। वो सीधे अनिल मिश्रा को रिपोर्ट करते हैं। सुभाष श्रीवास्तव को दोनों शिफ्टों में अलग अलग शिफ्ट इंचार्ज रिपोर्ट करते हैं। हर इंचार्ज के भीतर 5-5 सुपरवाइजर भी काम करते हैं। हर सुपरवाइजर के अधीन 4 कर्मचारी होते हैं। सभी कर्मचारी एसबीआई के स्टाफ या फिर संविदा कर्मी होते हैं। हालांकि इसमें अक्सर ट्रस्ट के पसंदीदा लोग ही हुआ करते हैं। दान पत्र तभी खोला जाता है जब सभी कर्मचारी मौजूद हों। गिनती के बाद सभी चढ़ावे को कंटेनर में रखा जाता है और इस पूरी प्रक्रिया की, इस पूरे प्रोसेस की बाकायदा सीसीटीवी से निगरानी भी की जाती है। ड्यूटी के दौरान बाहर कर्मचारियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। सिर्फ बाथरूम और खाना खाने के लिए ही वो बाहर जा सकते हैं। खाना भी उन्हें हॉल में ही बने भोजनालय में करना होता है। यानी कि दिशा निर्देश तो सख्त है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन में गलती हुई है, जिसकी वजह से ये चंदा चोरी हुई है। जो कांग्रेस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बनने पाए, इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी। इसने पूरी ताकत लगा दी थी और इसने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ दिया था बड़ी बेशर्मी के साथ में कि राम तो हुए ही नहीं। जिसने आपके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा किया था, वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है। बोल रही राम भक्तों का अपमान हो गया,
अरे तब क्या राम भक्तों का अपमान नहीं हो रहा था? जब आप कहते थे सुप्रीम कोर्ट में आपके नेता एफिडेविट देते थे, इनकी सरकार बेशर्मी के साथ शपथ पत्र दाखिल करती थी, कहती थी राम हुए ही नहीं। भगवान राम, जगत नियंता राम, श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रही थी कांग्रेस। आज वो मचलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो। ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे, कर नहीं सकते थे। तब अयोध्या को बिजली नहीं मिलती थी, अयोध्या को इन्होंने बिजली नहीं दी, संकरी गलियों में बांध करके रख दिया था। आज दुष्प्रचार करके हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं। हम इनके बहकावे में कतई ना आए। इनका आचरण आपके सामने है। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं। जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे और हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करके न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े करके रोड़े अटकाने का काम करते थे। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान की बाउंड्री करने वालों की वजह से यूपी का विकास नहीं हो पाया था और यूपी की गिनती बीमारू राज्यों में हुआ करती थी। जिस उत्तर प्रदेश को लोग आज से 10 वर्ष पहले बीमारू कहते थे, जिस उत्तर प्रदेश के नाम पर कोई पहचान नहीं थी, जहां के नौजवान को नौकरी नहीं मिलती थी, जिस उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, जहां पर बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, उत्सव के पहले जिस उत्तर प्रदेश में उपद्रव हो जाता था, आज वो उत्तर प्रदेश अपनी शानदार यात्रा को लेकर के चल रहा है। अब देश के अंदर बीमारू राज्य नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनकर के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इसका श्रेय आपको जाता है। आपने मोदी जी पर विश्वास किया, कमल के फूल पर आपने विश्वास किया। कमल के फूल का विश्वास आज आपको विकास के रूप में मिल रहा है, विरासत के रूप में मिल रहा है, एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में मिल रहा है, एक नई अयोध्या के रूप में मिल रहा है। जिन लोगों ने 2017 के पहले शासन किया था, उनके लिए आपका कोई मायने नहीं। उनके लिए तो केवल अपना परिवार ही सब कुछ है। नौकरी मिलेगी तो उनके खानदान को, सुविधा मिलेगी उनके खानदान को, सारी सुविधाएं मिलेंगी उनको। वे वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा क्यों लगाते? क्योंकि उनको तो कब्रिस्तान की बाउंड्री से ही फुर्सत नहीं था। उनकी सोच ही कब्रिस्तान तक सीमित थी।
राम मंदिर में विवाद सिर्फ चंदा चोरी को लेकर ही नहीं है, इससे पहले जमीन खरीद को लेकर भी विवाद हुआ। ट्रस्ट पर सवाल खड़े किए गए। दरअसल ट्रस्ट ने 18 मार्च 2021 को जो जमीन खरीदी थी, उस जमीन की कीमत 10 मिनट में 2 करोड़ से 17 करोड़ हो गई। इस वक्त हम अयोध्या के बाग बिजेसी इलाके में मौजूद हैं और यहीं पर राम मंदिर ट्रस्ट के तरफ से तीर्थ क्षेत्रपुरम बसाया जा रहा है। ये इलाका रेलवे स्टेशन के पीछे की तरफ है और यहीं पर 35 एकड़ में तीर्थ क्षेत्रपुरम बसाया जा रहा है। इसी तीर्थ क्षेत्रपुरम के लिए 1.2 एकड़ जमीन खरीदी गई, लेकिन इस जमीन खरीद को लेकर ही अब सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले आपको जमीन दिखाते हैं। तीर्थ क्षेत्रपुरम का ये वो इलाका है जहां पर ये 1.2 एकड़ जमीन यहां पर थी कुल जमीन में से, जिसे खरीदा गया। अगर देखेंगे तो इस जमीन की मूल मालिक कुसुम पाठक थी, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट ने इस जमीन को कुसुम पाठक से नहीं खरीदा, बल्कि सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी से ट्रस्ट ने इस जमीन को खरीदा। जमीन की कीमत का जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले इस जमीन की रजिस्ट्री की टाइमिंग सबसे बड़े सवाल खड़े कर रही है। 5:11 पर 18 मार्च 2021 की तारीख को राम मंदिर ट्रस्ट ने इस जमीन के लिए 1,29,00,000 रुपए के स्टैंप पेपर खरीद लिए थे। यानी इस जमीन को खरीदने का फैसला हो गया था, लेकिन तब तक यह जमीन सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी के नाम दर्ज भी नहीं थी। उसके कुछ मिनटों बाद 5:22 पर यह जमीन सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी ने कुसुम पाठक से 2 करोड़ में खरीदी, लेकिन ठीक उसी वक्त यह जमीन आगे ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दी गई। ट्रस्ट की तरफ से उस वक्त रजिस्ट्री कार्यालय में चंपत राय का फोटो लगा है, जिसके गवाह के तौर पर अनिल मिश्रा का नाम है, और ट्रस्ट ने यह जमीन खरीदी 17 करोड़ से ज्यादा में। सवाल उठता है कि इस जमीन की कीमत 17 करोड़ है, यह कैसे तय की गई? और अगर ट्रस्ट को जमीन खरीदनी थी तो मूल मालिक का नाम कुसुम पाठक था, तो फिर सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी तक ट्रस्ट कैसे पहुंचा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगभग 10 मिनट के अंदर इस जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए से 17 करोड़ कैसे पहुंच गई और किस आधार पर यह जमीन का रेट निर्धारण किया गया? यही वो गड़बड़ियां हैं जिसकी वजह से इस लैंड डील को लेकर भी सवाल उठे। तब ट्रस्ट की तरफ से दलील दी गई कि 1424 रुपए के पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इस जमीन को खरीदा गया, जो कि बाजार भाव से कम है। रजिस्ट्री के दस्तावेज बताते हैं कि लगभग 5-5.5 करोड़ इसकी सर्कल रेट वैल्यू थी। कैसे 3 गुना भाव में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से यहां चंपत राय ने इस जमीन को खरीद लिया? और दिलचस्प बात यह भी कि जब चंपत राय इस रजिस्ट्री के लिए अयोध्या रजिस्ट्री में मौजूद थे, ठीक उसी वक्त वो लैंड उनके नाम ट्रांसफर हुई। किनके नाम? सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी के नाम। यानी चंपत राय जानते थे कि यह जमीन अभी अभी उनके नाम हुई है, फिर कैसे इन बिचौलियों की एंट्री इस जमीन की डील में हो गई? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो पहले जमीन विवाद और उसके बाद चंदा चोरी। इस वक्त एसआईटी की जांच भी चल रही है। अयोध्या से मेरे सहयोगी पवन नारा हमारे साथ जुड़ गए। सीधे पवन के पास चलते हैं। पवन, एसआईटी की जांच का आज 5वां दिन है, जांच कहां तक पहुंची है, क्या सामने आया अब तक? देखिए, एसआईटी फिलहाल डे टू डे अपडेट नहीं दे रही है, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि 40 के आसपास जो काउंटिंग कर्मचारी थे, ये जांच का दायरा उससे आगे बढ़ रहा है। अब मामला काउंटिंग से आगे उस तथ्य की तरफ जा रहा है कि अगर किसी ने आभूषण चढ़ाए तो वो कैसे नोट किए जाते थे, कैसे रिसीव किए जाते थे, कैसे उनकी वेरिफिकेशन होती थी। अगर मैंने कहा कि मैंने सोने का कुछ दान किया
तो ये कैसे तय होगा कि सोने का वजन कितना है, ग्राम कितना है, उसकी एंट्री कहां होगी? ये ट्रस्ट के पास अधिकार है कि जो दान में मिला है उसको वो मेल्ट करवा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसे मेल्टिंग करवाने के कोई दस्तावेज नहीं है। अगर आप ऑफिस में दान देने जाते हैं आभूषणों को तो उसकी रसीद मिलती है, उसका रिकॉर्ड है, लेकिन जो आभूषण आपने दान पात्र में डाल दिए, भगवान के सामने चरणों में अर्पित कर दिए, उनकी कैटलॉगिंग नहीं हुई है। और अब इसीलिए पुजारी अभी तक इस जांच के दायरे में नहीं थे, अभी भी नहीं है, लेकिन एक पुजारी ने हार और पादुका ग्रहण की, भगवान को अर्पित की और वापस टिन्नू यादव को सौंप दी। तो पुजारी से पूछा गया कहां गई थी वो, तो उनसे पूछा गया तो बताया गया कि टिन्नू यादव के पास थी। टिन्नू यादव से पूछा तो उसने कहा कि गलाने के लिए मैंने केडी तिवारी को दे दी, जो कि आभूषण की कैटलॉगिंग के जिम्मेदार हैं। केडी तिवारी कह रहे हैं मुझे ऐसा कोई आभूषण नहीं मिला। तो कुल मिलाकर मामला अब नोट गिनती से आगे बढ़ रहा है, दायरा बढ़ रहा है, अकाउंट डिटेल मांगी जा रही है। जैसे जैसे ये दायरा तो बढ़ेगा जांच का, वैसे वैसे कई और लंबी तथ्य इस चलेगी। पूरे मामले में सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। इधर राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी पर घमासान मचा हुआ है, तो उधर मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिका और ईरान की पीस डील खतरे में पड़ गई है और उसकी वजह है लेबनान को लेकर नेतन्याहू और इजराइल का अड़ियल रवैया। बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि पीस डील साइन होने के 24 घंटे बाद ही अमेरिका और ईरान के बीच में होने वाली बातचीत रद्द हो गई है। आज अमेरिका और ईरान का डेलीगेशन स्विट्जरलैंड में मिलने वाला था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस खुद स्विट्जरलैंड जाने वाले थे, लेकिन ईरान ने डेलीगेशन भेजने से मना कर दिया है। दरअसल लेबनान पर लगातार हो रहे इजरायली हमले से ईरान भड़का हुआ है। साउथ लेबनान के कई इलाकों पर बीती रात से इजराइल बमबारी कर रहा है। लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर इजरायली हमलों में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के हमलों में एक टैंक बटालियन कमांडर समेत 4 इजरायली सैनिक मारे गए, जबकि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर हिजबुल्लाह और इजराइल से तुरंत सीज फायर की अपील की थी, लेकिन इजराइल लेबनान पर हमले रोकने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गविर ने कहा है कि पूरा लेबनान इस वक्त जलना चाहिए। लेबनान को लेकर इजराइल के इस रुख से ट्रंप बेहद खफा है। सवाल यह है कि क्या लेबनान को लेकर इजराइल और अमेरिका की दोस्ती में दरार पड़ रही है? ट्रंप बार बार लेबनान में सीजफायर की अपील कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू नहीं रुक रहे हैं। लेबनान में बारूदी बारिश कर रहे हैं। ट्रंप ईरान के साथ पीस डील करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू डील के पहले ही क्लॉज को मानने से इनकार कर रहे हैं। क्या नेतन्याहू की जिद ने 24 घंटे में ही अमेरिका ईरान डील पर पानी फेर दिया? क्या लेबनान को लेकर इजराइल की मनमानी से मिडिल ईस्ट फिर जलेगा? फ्रांस में पीस डील साइन करने के बाद ट्रंप ने चिल्ला कर दुनिया को बताया था कि समझौता हो गया है। ईरान के साथ युद्ध खत्म हो गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा खुल गया है, लेकिन अब 24 घंटे के अंदर ही डील पर खतरे के काले बादल मंडराने लगे हैं और उसकी वजह है ये तस्वीरें। ये साउथ लेबनान का मंजर है, जहां कल रात से भीषण बमबारी हो रही है। हिजबुल्लाह और इजरायली सेना एक दूसरे पर ड्रोन और गोले बरसा रहे हैं। इजरायली फौज साउथ लेबनान में 10 किलोमीटर अंदर तक घुसी हुई है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर रही है।
उधर हिजबुल्लाह के लड़ाके भी घात लगाकर हमले कर रहे हैं। कल रात बुरकान मिसाइल से हमला करके हिजबुल्लाह ने 3 इजरायली मिलिट्री हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया, जो कि घायल आईडीएफ सैनिकों को रेस्क्यू करने साउथ लेबनान में घुसे थे। हिजबुल्लाह कह रहा है कि जब तक इजरायली सेना पीछे नहीं हटेगी तब तक हमला जारी रहेगा। इजराइल कह रहा है कि उसने लेबनान में 10 किलोमीटर अंदर तक सिक्योरिटी जोन बनाया, जिसे वो छोड़ेगा नहीं। अब ट्रंप टेंशन में है क्योंकि फ्रांस में उन्होंने जो एमओयू साइन किया था उसका पहला ही क्लॉज है लेबनान में पूरी तरह से युद्ध विराम, यानी लेबनान पर इजरायली हमला बंद और लेबनान की जमीन से इजराइल की वापसी। लेकिन नेतन्याहू डील के पहले ही क्लॉज को नहीं मान रहे हैं। इजरायली फाइटर जेट लगातार लेबनान के अंदर बारूद बरसा रहे हैं। नेतन्याहू ने ट्रंप से क्लियर एंड कट कह दिया है कि वे लेबनान को लेकर समझौता नहीं करेंगे। ये समझौता अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया है, जिस पर मैंने अलग अलग मीटिंग में अपनी साफ राय रखी है। दूसरी तरफ मैंने कहा कि हमारे अपने हित सबसे अहम है। पहला, परमाणु खतरे को लेकर हमारी चिंता है। दूसरा, लेबनान के बारे में हमने एक बफर जोन बनाया है और हम वहां तब तक बने रहेंगे जब तक इसकी जरूरत होगी। ईरान चाहता था कि हम वहां से हट जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेतन्याहू किसी की नहीं सुन रहे। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि नेतन्याहू के मंत्री डील को लेकर ट्रंप पर भड़के हुए हैं। What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. लेबनान को लेकर नेतन्याहू के इस अड़ियल रुख ने डील को संकट में डाल दिया है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ स्विट्जरलैंड में होने वाली बातचीत के लिए डेलीगेशन भेजने से मना कर दिया है। So, I plan to go to Switzerland. Exactly when, we think these technical negotiations are going to start sometime this weekend. That's still the plan, but that could change because it's not an easy country, Iran, to get out of, and so we're trying to figure out exactly when that's going to happen. I suspect this weekend, but I'm not sure. ईरान कह रहा है कि विश्वासघात करने वालों को कड़ा जवाब मिलेगा। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई कह रहे हैं कि ये समझौता ईरान ही नहीं बल्कि अमेरिका की मजबूरी का नतीजा है। ईरान कह रहा है कि इस डील की सभी शर्तों को अपने सहयोगियों से मनवाना अमेरिका की जिम्मेदारी है। अमेरिका इस समझौते की शर्तों को मानेगा और उसे मानना भी चाहिए। ये उसकी ड्यूटी है। अगर इस डील का उल्लंघन इलाके के किसी दूसरे पक्ष या अमेरिका के किसी सहयोगी देश की तरफ से किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी अमेरिकी पक्ष पर ही होगी। در متن یادداشت تفاهم همونطور که من قبلا هم عرض کرده بود. लेकिन लेबनान को लेकर इजराइल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ट्रंप इजराइल को बार-बार समझा रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर लेबनान और इजराइल के बीच कंप्लीट सीजफायर की अपील की, लेकिन इजराइल ने एक बार फिर ट्रंप की बात को नजरअंदाज कर दिया। I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Because there are a lot of people in those apartment houses. And they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. इजरायली सेना ने तो बाकायदा लेबनान के अंदर कैप्चर किए गए इलाके का मैप भी जारी कर दिया है।
इजराइल ने यहाँ 10 किलोमीटर का बफर जोन बनाया है जिसे वो छोड़ने को रेडी नहीं है। अमेरिका के खिलाफ जाकर जिस तरह से इजराइल लेबनान में अटैक कर रहा है और जिस तरह से उसकी वजह से अब ट्रंप की ड्रीम डील पर संकट मंडरा रहा है, उससे अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई है। Some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू की जिद ईरान और अमेरिका की डील तोड़ने वाली है? क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर ड्रोन और मिसाइल उड़ने वाले हैं? अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया के लिए बुरी खबर होगी। मिडिल ईस्ट में जंग खत्म हो गई है, लेकिन इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध भीषण हो गया है। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है। यूक्रेन ने एक साथ 1000 से ज्यादा ड्रोन से रूस की राजधानी मॉस्को समेत दूसरे शहरों को टारगेट किया है। यूक्रेनी अटैक से रूस के शहरों में भयंकर तबाही मची हुई है। मॉस्को में यूक्रेन के ड्रोन्स ने सरकारी ऑयल रिफाइनरी पर ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। रूस की रिफाइनरी में भयंकर आग लग गई है। ये ऑयल रिफाइनरीज पूरे मॉस्को रीजन को तेल की सप्लाई करती हैं और ऐसे में यहाँ पर तेल की सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो सकती है। रूस ये भी दावा कर रहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 500 से ज़्यादा ड्रोन्स के हमले को रोक दिया है। यूक्रेन के हमले के बाद रूस ने भी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाबी अटैक किया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर यूक्रेन जलेगा तो फिर रूस भी जलेगा। और इससे जुड़ी ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से 1000 से ज़्यादा ड्रोन से अटैक किया गया, ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया, मॉस्को के अलावा कई शहरों में ड्रोन से अटैक किया गया। तो उधर रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि कई ऐसे ड्रोन्स हैं जिन्हें इंटरसेप्ट करके हवा में ही नष्ट कर दिया गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रूस की ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से ड्रोन से रूस को दहलाने की कोशिश की गई वो जरा आप इन तस्वीरों में देखिए। भयानक और भयावह तस्वीरें जहां पर आप इस विस्फोट को देखिए कि किस तरीके से रूस में इस वक्त ये ड्रोन तबाही मचाते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि तबाही कितनी ज्यादा भीषण है। जहां पर आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, धुएं का गुबार आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। यूक्रेन ने क्रूज मिसाइलों से रूस की कई शहरों को टारगेट किया है और रूस को एक बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से की गई है। यूक्रेन के ड्रोन्स ने बेलारूसी बच्चों को ले जा रही बस को भी टारगेट कर दिया है। अब बेलारूस ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने इस हमले को उकसावे की कार्रवाई करार दिया है। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर ने कहा है कि अगर कोई हमें लड़ाई में घसीटने की कोशिश कर रहा है तो मुझे लगता है कि ऐसा करने वालों को इसका बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। यूक्रेन ने बेलारूस की एक जूनियर फुटबॉल टीम की बस को टारगेट किया, उसे निशाना बनाया। इस हमले में टीम के साथ आई एक महिला की भी मौत हो गई है और 6 बच्चे सहित 8 लोग हैं जो इस अटैक में जख्मी हुए हैं। यानी कि अब यूक्रेन की तरफ से न सिर्फ रूस बल्कि बेलारूस को भी टारगेट किया जा रहा है, जिसको लेकर बेलारूस की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है और बेलारूस की तरफ से यूक्रेनी अटैक को लेकर कड़ी वार्निंग दे दी गई है।